फ्रेंड्स, प्रोनाउन के इस फिफ्थ पार्ट में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। The word reflexive means something that is direct towards the self। अर्थात रिफ्लेक्सिव का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो डायरेक्ट टुवर्ड्स सेल्फ, अर्थात जो चीज़ स्वयं की ओर इंडिकेट करता हो उसे हम रिफ्लेक्सिव के रूप में जानते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयरफॉर इज एक्सपेक्टेड टू डू द सेम थिंग। अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो वही चीज़, वही बात की ओर इंडिकेट करता है जो सब्जेक्ट कर रहा होता है या जो सब्जेक्ट करता है। इट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द प्रोनाउन, इट टेक्स द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। अर्थात जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इंक्लूड माई सेल्फ, योर सेल्वेज, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्वेज, आवर सेल्वेज, इट सेल्फ एंड वन सेल्फ। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के माध्यम से हम माई सेल्फ, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्वेज, आवर सेल्वेज, इट सेल्फ एंड वन सेल्फ का अध्ययन करेंगे। नाउ हाउ एंड व्हेन टू यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे और कब किया जाना चाहिए। A reflexive pronoun is used to denote that an action is done and received by the same subject। अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है वो इस बात को डिनोट करने के लिए किया जाता है कि जो कार्य है वो सब्जेक्ट के द्वारा स्वयं किया गया होता है और सब्जेक्ट के द्वारा ही उसके ऊपर इस पर्टिकुलर एक्शन का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इट रिफ्लेक्ट्स द एक्शन ऑन इटसेल्फ। जैसा कि आपको यहाँ हमने बता भी रखा है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी भी एक्शन को सेल्फ या स्वयं आप कह सकते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, अर्थात प्रतिबिंबित करते हैं। एंड डजंट इन्वॉल्व एनोदर ऑब्जेक्ट। इनमें दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता। इन अ नटसेल, अगर हम संक्षेप में आपको कहें तो हम ये कह सकते हैं अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट दैट द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर वन। अर्थात अगर हम संक्षेप में ये कहें तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है डूअर अर्थात जो करता होता है एंड रिसीवर अर्थात जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों एक ही होते हैं। एंड द सेम इन अ सेंटेंस, अर्थात वाक्य में एक ही सब्जेक्ट के द्वारा कार्य का होना और उस कार्य का दोबारा उस सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का संकेत है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की भी यहाँ चर्चा करेंगे। फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल, दे लुक्ड एट देम। ये फर्स्ट सेंटेंस हमने आपको दे रखा है। अब आप इस सेंटेंस को वंस अगेन रीड करें। दे लुक्ड एट देम सेल्वेज। अब यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए नीचे तीन लाइंस में हमने इनके एक्सप्लेनेशंस भी आपको दे रखे हैं। इन द एबव एग्जाम्पल देयर इज अ स्लाइट एम्बिग्यूटी विद द यूजेस ऑफ देम इन द फर्स्ट सेंटेंस। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में देम का प्रयोग देखें तो इसमें एक एम्बिग्यूटी अर्थात एक अस्पष्टता दिख रही है। दे लुक्ड एट देम, उन लोगों ने
किसे देखा ये क्लियर स्पष्ट नहीं है, बट वी कांट बी श्योर इफ देम रेफर्स टू सम अदर पीपल आर देम सेल्वेज। यहाँ पे देम के द्वारा इस बात का वर्णन नहीं होता है कि हमने सम अदर पीपल अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति को देखा या स्वयं को देखा। दिस इज वेयर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टर्न्स आउट टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट मीनिंग। इस तरह के सेंटेंसेज में यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो यहाँ ये बात और भी स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाती है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अर्थात दे लुक्ड एट देम सेल्वेज में ये जो देम सेल्वेज है ये इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि उन लोगों ने स्वयं को देखा। सेकेंड एग्जाम्पल की चर्चा हम यहाँ करेंगे। I learned to drive a car by myself. I learned to drive a car by myself। अर्थात यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में ये बात आपसे कही गई है कि मैंने कार ड्राइव करना जो सीखा वो स्वयं के द्वारा सीखा। सेकेंड सेंटेंस को अगर आप देखें, I learned to drive a car, मैंने कार ड्राइव करना सीखा। यहाँ ये बात क्लियर नहीं हो पाती है कि हमने कार ड्राइविंग किसके द्वारा सीखा। In example 2, it is understood from the first sentence that the action of learning to drive a car is done alone and without any help। अर्थात यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस में जो माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है ये इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात को एक्सप्लेन करता है कि कार ड्राइविंग मैंने स्वयं सीखा। Whereas the second sentence can lead the reader think that the subject could have taken someone's help to learn to drive। यदि हम सेकेंड सेंटेंस को देखें तो हम इस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है उसने कार ड्राइविंग किसी और की हेल्प के द्वारा सीखा। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। It is a fact that you know yourself and what is going on around you। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो योर सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है वो यू के लिए हुआ है। In the above example, it is evident that the subject knows oneself more than anyone else। अर्थात यहाँ पे अगर हम यू की बात करते हैं तो जो यू है वो अपने आप को किसी और की तुलना में कहीं ज़्यादा अंडरस्टूड करता है, कहीं ज़्यादा समझता है। हम 4 एग्जाम्पल्स को देखें। टीना एंड टायसन हैव बीन प्रिपेयरिंग देमसेल्वेज फॉर द इंटायर सेमेस्टर। यहाँ पे जो देमसेल्वेज का इस्तेमाल हुआ है वो टीना एंड टायसन के लिए हुआ है। अर्थात यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रिपरेशन का कार्य हो रहा है अर्थात जो तैयारी की जा रही है एंटायर सेमेस्टर का यानी पूरे सेमेस्टर का वो टीना और टायसन के द्वारा स्वयं की जा रही है, कोई अन्य व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें। राहुल was so tired of following diets that he decided to give himself a cheat day। अब आपको यहाँ ध्यान से ये बात समझनी होगी, ये जो हिमसेल्फ का इस्तेमाल हुआ है ये हिमसेल्फ राहुल के लिए इस्तेमाल किया गया है। In the above example, the reflexive pronoun himself portrays the idea that the subject gave himself a cheat day after having been on a diet for a long period of time। अर्थात यहाँ पे जो राहुल है वो स्वयं अपने साथ चीट करता है, अपने साथ धोखा देता है जब उसने एक लंबे समय तक किसी डाइट को फॉलो किया। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे हमने आपको 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसके द्वारा आप अपनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाई कांट यू डू इट।
अब आपको यहाँ पे राइट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फीड करना है और आप यहाँ यू के साथ योर सेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इस टेबल को अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ पे हमने आपको एक टेबल दे रखा है और जिसकी सहायता से आप वेरी इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 2, डेव एंड चैन were trying to bake a cake all by for their mom's birthday। यहाँ पे 2 पर्सन हैं अर्थात ये प्लूरल में यूज किया गया है और आप इसके जगह पे देम सेल्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। कास्पर was not able to clear his table all by। अब आपको यहाँ पे राइट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फील करना है। सो हीज कजन्स हेल्प्ड हिम आउट। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे 1 पर्सन है और वो है कास्पर, अर्थात यहाँ पे आपको हिमसेल्फ का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क आउट द मैथ्स प्रॉब्लम बाई। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो स्टूडेंट्स है इसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चूज करना है और यहाँ पर आपको देम सेल्वेज फीड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इट इज क्रूशियल दैट एवरी वन ऑफ यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ। अब आपको यहाँ पे राइट आंसर फीड करना है और इसका राइट आंसर आपको मालूम है मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे योर सेल्वेज का इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे जो एवरीवन है ये एक प्लूरल फॉर्म में है और यू का प्लूरल फॉर्म योर सेल्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन है मेरे प्रिय विद्यार्थी। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस इम्फैटिक प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे, अर्थात ये दोनों प्रोनाउन एक ही प्रोनाउन है, ओनली इनके यूज के जो वेज हैं, जो तरीके हैं, जो मेथड हैं वो डिफरेंट हैं, उसे हमें यहाँ पे अंडरस्टूड करना होगा। इम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में इम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी जो होता है वो दबाव सूचक सर्वनाम होता है, क्योंकि इम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, दबाव डालना, और उस इम्फेसाइज वर्ड से ही इम्फैटिक का ओरिजिन हुआ है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन इम्फैटिक प्रोनाउन, मीनिंग एंड डिफिनेशन। यहाँ हम ये जानेंगे कि इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, इम्फैटिक का मीनिंग क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एन इम्फैटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन सच एज माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ एंड एक्सेट्रा। अर्थात ये बात हमने आपको पहले ही बता रखी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जितने प्रोनाउन हैं वो सारे इम्फैटिक प्रोनाउन हैं, दैट इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन टू विच इट रेफर्स इन ऑर्डर टू शो एम्फेसिस। अर्थात इम्फैटिक प्रोनाउन का जो इस्तेमाल होता है वो नाउन के तुरंत बाद किया जाता है ताकि हम उसके ऊपर इम्फेसाइज कर सकें, अर्थात उसके ऊपर जोर दे सकें, दबाव दे सकें। If you look closely, you will be able to understand that the emphatic pronoun also indicates that an action was done without any help. This meaning is often implied. यदि आप बहुत क्लोजली, अगर आप नज़दीक से इम्फैटिक प्रोनाउन को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये बात आभास हो जाएगा, इस बात का आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा कि जो इम्फैटिक प्रोनाउन है ये इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं कि जो एक्शन हुए हैं वो बिना किसी हेल्प के हुए हैं, अर्थात वो जितने भी एक्शन किए गए हैं सब्जेक्ट के द्वारा वो स्वयं किए गए हैं, इस बात की ओर इम्फैटिक प्रोनाउन इंडिकेट करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन इम्फैटिक प्रोनाउन, मीनिंग एंड डिफिनेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आई होप कि ये जो पैराग्राफ है ये रिपीट हो गई है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एन इम्फैटिक प्रोनाउन एंड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं, ये हम यहाँ जानेंगे। सिंस बोथ द सेम वर्ड्स आर यूज्ड बोथ as emphatic pronouns and reflexive pronouns,
देयर आर चांसेस यू माइट बी कंफ्यूज्ड विद देम। चूंकि एक ही वर्ड्स दोनों रूपों में यूज होते हैं तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उनके यूज में उनके प्रयोग में कंफ्यूज हो जाएंगे। So here is a table with the characteristic that make them different from each other to make it easier for you to understand। यहाँ पे हमने एक टेबल दे रखा है और उन टेबल में हमने इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कैरेक्टरिस्टिक अर्थात उनकी विशेषताएं, उनके लक्षण की हमने यहाँ चर्चा की है, जिसके द्वारा आप उन दोनों में डिफरेंट यानी उन दोनों में जो मेन अंतर है उनको आप समझ पाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक की, कुछ इनके क्वालिटीज़ की। इम्फैटिक प्रोनाउन, सबसे पहले हम इम्फैटिक प्रोनाउन को देखेंगे। अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग और समवन इज कॉल्ड एन इम्फैटिक प्रोनाउन। अर्थात जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के ऊपर दबाव डालने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज सेड टू रिफ्लेक्ट बैक टू द नाउन और प्रोनाउन डूइंग द एक्शन इन द सेंटेंस। यदि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन को कहा जाता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के कार्य को, एक्शन को उसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हों अर्थात प्रतिबिंबित करते हों। मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप साथ ही साथ अपनी नोट्स भी प्रिपेयर करते चलेंगे ताकि आप यदि कभी चाहें तो इसे जस्ट वन रिवीजन में आप इसे क्लियर कर सकते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। एन इम्फैटिक प्रोनाउन इज मोस्टली फाउंड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन आर प्रोनाउन। अर्थात जो इम्फैटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वो नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑन द अदर हैंड कैन बी सीन टू टेक द प्लेस ऑफ बोथ द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये कभी कभी सब्जेक्ट प्रोनाउन का स्थान ले सकते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का भी स्थान ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ मेड द केक। अब आपको यहाँ समझना है ही के जस्ट बाद हिमसेल्फ का जो ये प्रयोग हुआ है ये इम्फैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया है एन इम्फैटिक प्रोनाउन इज मोस्टली फाउंड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन आर प्रोनाउन। सेकंड एग्जाम्पल को आप देखें, ही मेड द केक फॉर हिमसेल्फ। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये जो हिमसेल्फ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, अर्थात इस स्थिति में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आपको हम आगे की ओर लेके चलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इम्फैटिक प्रोनाउंस। यहाँ पे हमने कुछ और भी एग्जाम्पल्स आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप इस इम्फैटिक प्रोनाउन को ध्यान से समझ सकें, इस कारण हमने कुछ और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। वी वेंट टू मीट द गवर्नर हरसेल्फ एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हरसेल्फ का इस्तेमाल हुआ है ये गवर्नर के ठीक बाद हुआ है, अर्थात यहाँ पे जो गवर्नर है वो आपका नाउन है और जस्ट उसके बाद जो हरसेल्फ का इस्तेमाल है ये आपका इम्फैटिक प्रोनाउन है। सेकंड आप सेंटेंस को देखें, द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू ओवरसी द फ्लड अफेक्टेड एरियाज एंड ऑफर सपोर्ट। यहाँ पे ये जो चीफ मिनिस्टर है ये एक नाउन है और इसके ठीक बाद हिमसेल्फ का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात मुख्यमंत्री स्वयं निरीक्षण करने आए फ्लड अफेक्टेड एरियाज को और उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट भी ऑफर किया। अब हम थर्ड सेंटेंस को देखेंगे, आई माई सेल्फ हैड टू डू ऑल द कुकिंग एज नो वन वाज होम। यहाँ भी जो माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है ये प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर यूज किया गया, अर्थात ये भी एक इम्फैटिक प्रोनाउन का रूप है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डू इट योर सेल्फ। यहाँ आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इट इज़ बेटर इफ़ यू डू इट योर सेल्फ,
यहाँ ध्यान रखें आप, ये जो योर सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये योर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। दे themselves were not sure what was happening। यहाँ भी आप ध्यान दें, दे के जस्ट बाद themselves है, अर्थात ये एक emphatic pronoun है। We ourselves have not decided about the trip, यहाँ भी we के जस्ट बाद ourselves है, ये एक emphatic pronoun है। Did she cook all this herself? यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये जो herself है ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सी के लिए यूज हुआ है और सी के बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। द कंट्री इटसेल्फ हैज नॉट सीन सच राइज इन टेम्परेचर्स इन ऑल दिस डेज। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो कंट्री है इसके लिए इटसेल्फ आया है, अर्थात ये एक एम्फैटिक प्रोनाउन है। व्हाट इज द पॉइंट if Manu himself does not seem to enjoy his birthday party? यहाँ पे मनु के जस्ट बाद हिमसेल्फ आया है, अर्थात ये एक एम्फैटिक प्रोनाउन है। We ourselves figured out how to go about with equipment। यहाँ पे we के जस्ट बाद ourselves का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात ये भी एक एम्फैटिक प्रोनाउन है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, check your understanding of emphatic pronoun. Read through the sentences given below and identify if the initialized words are emphatic or reflexive pronouns। यहाँ पे कुछ initialized word हैं, कुछ तिरछे आड़े लिखे गए शब्द हैं और आपको ये देखना है कि ये शब्द जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या emphatic प्रोनाउन है। The children themselves came up to me and volunteer to help out। यहाँ पे themselves जो वर्ड है उसे आपको बताना है ये कौन सा प्रोनाउन है, ये यहाँ पे emphatic प्रोनाउन है। Tom himself was out of his mind, how can we expect him to tell us what to do now? सेकेंड सेंटेंस में himself जो है वो टॉम के लिए यूज किया गया, अर्थात जस्ट आफ्टर नाउन यूज हुआ, ये भी एक emphatic प्रोनाउन है। गौतम cooked for himself and his wife, यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, अर्थात ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ वॉज नॉट रेडी टू स्टार्ट अ बिजनेस एट दैट टाइम। यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ माई सेल्फ का इस्तेमाल आई के जस्ट बाद किया गया है, अर्थात इस सेंटेंस में जो माई सेल्फ है वो एक एम्फैटिक प्रोनाउन है। नंबर 5, ईडी स्टेड होम ऑल बाई हिमसेल्फ। यहाँ हिमसेल्फ का जो इस्तेमाल है वो भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है। नंबर 6, नो वन न्यू डायना हरसेल्फ वाज अ साइबर एनालिस्ट। यहाँ पे हरसेल्फ का इस्तेमाल जो हुआ वो डायना के लिए हुआ और जस्ट आफ्टर नाउन हुआ, अर्थात ये एक एम्फैटिक प्रोनाउन है। नीना डिडंट डू एनीथिंग यूजफुल फॉर हरसेल्फ आर फॉर एनीवन एल्स। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज हरसेल्फ का हुआ है वो नीना के लिए हुआ है, अर्थात यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नंबर 8, बॉब हिमसेल्फ एग्रीड टू क्लीन अप द मेस ही हैड मेड। यहाँ पे हिमसेल्फ का जो इस्तेमाल हुआ है वो एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में हुआ है। एवरीवन वाज अवेयर दैट जेक हिमसेल्फ हैड टू बी ब्लेम्ड फॉर लूजिंग हिज जॉब। यहाँ पे जो हिमसेल्फ का इस्तेमाल हुआ है ये जैक के जस्ट बाद हुआ है, अर्थात ये पर्टिकुलर सेंटेंस में हिमसेल्फ जो है वो एक एम्फैटिक प्रोनाउन है। नंबर 10, इट इज एडवाइज दैट ईच वन ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्वेज। यहाँ पे जो योर सेल्वेज का इस्तेमाल हुआ है वो ईच वन के लिए हुआ है, अर्थात यहाँ पे जो योर सेल्वेज है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये कुछ एग्जांपल्स की चर्चा यहाँ पे की। अब आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, जो कि हमने अपने वीडियो के फोर्थ पार्ट में एक एक्सरसाइज आपको हमने दिया था और उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आंसर्स की यहाँ हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे। अब आप अपने आंसर्स को यहाँ चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस वाज द स्टूडेंट
सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम, द टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना था और हमने आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने रिलेटिव प्रोनाउन का कंप्लीट वीडियो दे रखा है। आप चाहें तो हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे राइट रिलेटिव प्रोनाउन चूज करना था। द टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट हु सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम, अर्थात यहाँ आप हु की सहायता से इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते थे। सेकेंड एग्जाम्पल को आप ध्यान रखें। माई आंट बॉट मी अ यूकली, आई लव द यूकली। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको दैट का इस्तेमाल करना था, अर्थात आप इसे इस तरीके से कंप्लीट कर सकते थे, आई लव द यूकली दैट। ये अब आप इसके साथ लाइन को कंटिन्यू करेंगे। माई आंट बॉट मी, माई आंट बॉट मी। अब आप इसको यहाँ इसके साथ कंप्लीट कर सकते थे इस तरीके से। अब हम थर्ड सेंटेंस को लेते हैं। शानू हैज प्लेड द लीड रोल इन द न्यू मूवी, शानू इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। इसे आपको कंप्लीट करना है और आप इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। शानू, देन आपको कामा लगाना होगा। हु इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इस हु के द्वारा शानू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन आपको कामा लगाना होगा और आपको लिखना होगा हैज प्लेड द लीड रोल इन द न्यू मूवी। वंस अगेन हम रिपीट करते हैं आंसर को। शानू कॉमा हु इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, कॉमा लगाएंगे आप, हैज प्लेड द लीड रोल इन द न्यू मूवी। ये आपकी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगी। नंबर फोर सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। दिस इज माई ब्रदर, ही मूव टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर। इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। सिंपल आप इसे बना सकते थे, दिस इज माई ब्रदर हु मूव्ड टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर, अर्थात ही के जगह पे आपको हु का इस्तेमाल करना था। नंबर 5, सिद ओन अ लॉटरी, सिद इज माई ब्रदर्स फ्रेंड। अब आपको इस लाइन को कंप्लीट करना है और आप इसे कैसे कंप्लीट करेंगे? आप इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, सिद, देन आपको कामा लगाना है, हु इज माई ब्रदर्स फ्रेंड, देन कॉमा आप लगाएंगे और आप लिखेंगे ओन अ लॉटरी। वंस अगेन हम रिपीट करते हैं, सिद, कॉमा आप लगाइए, हु इज माई ब्रदर्स फ्रेंड, कॉमा लगाइए और देन आपको ओन अ लॉटरी ये लिख देना था। ये आपका सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा आपस में रिलेट हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। टीना बारोड द वाइट बैग, फुल स्टॉप, टीना डिडंट रिटर्न इट। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है और आप इसे कंप्लीट कैसे करेंगे? टीना डिडंट रिटर्न द वाइट बैग, यहाँ पे इट के जगह पे आपको वाइट बैग यूज करना है। टीना डिडंट रिटर्न द वाइट बैग दैट सी बारोड। मेरे प्रिय विद्यार्थी, वंस अगेन मैं इस आंसर को रिपीट करता हूँ, आप इसे राइट डाउन कर लें। टीना डिडंट रिटर्न द वाइट बैग दैट सी बारोड। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। वी हैड आवर कॉलेज रीयूनियन डिनर इन द सी फूड रेस्ट्रा, द रेस्ट्रा इज नाउ क्लोज्ड। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कैसे कंप्लीट करना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी? आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वी हैड आवर कॉलेज रियूनियन डिनर इन सी फूड रेस्ट्रा, देन आपको लिखना होगा विच इज नाउ क्लोज्ड। आपको द रेस्टोरेंट को हटा करके, रेस्ट्रा को हटा करके विच लगाना था और ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। माई मॉम आस्क मी to clean up the box. The box was filled with old clothes we no longer use.
क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखें। आप इसे कैसे बनाएंगे? माई मॉम आस्क्ड मी टू क्लीन अप द बॉक्स। अब देन आपको कॉमा लगाना होगा और द बॉक्स के जगह पे आपको विच इस्तेमाल करना होगा। विच was filled with old clothes we no longer use। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे अंडरस्टूड करना होगा। द स्टूडेंट्स लाइक दियर इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर इज फ्रॉम बेंगलोर। अर्थात आपको यहाँ पे कैसे कंप्लीट करेंगे आप इसे? द स्टूडेंट लाइक दियर इंग्लिश टीचर हु इज फ्रॉम बेंगलोर। अर्थात यहाँ पे आपको द इंग्लिश टीचर के जगह पे हु का इस्तेमाल करना था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। द बॉटल गेम इज लाइक्ड बाई ऑल, हैव यू प्लेड द गेम। अर्थात अब आप इसे जब अपने सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा रिलेट करना चाहें तो आप इसे लिखेंगे हैव यू प्लेड द गेम दैट इज लाइक्ड बाई ऑल, और देन आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का आंसर अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अर्थात 5th पार्ट में देंगे। हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के एक्सरसाइज का यहाँ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे रखा है। आप चाहें तो इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, उसके लिए हमने आपको ये कंप्लीट आंसर भी दे रखा है। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इस पर्टिकुलर आंसर्स को अपने कॉपी पे अपने नोटबुक पे राइट डाउन भी कर सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस पर्टिकुलर चैनल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।